हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू स्टडी हमारे साथ। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वीडियो में हम हिस्ट्री नेट जेआरएफ 2021 की तैयारी करने वाले हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। 6 सेट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सारे के सारे प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। हम चाहेंगे कि आप मेरे साथ इन सारे प्रश्नों को अटैम्प्ट करें और अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें ताकि हमें पता चल सके आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। हमारा टारगेट है इस बार नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना और 80 प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व करके आना। ठीक है, 80 प्लस क्वेश्चन जब तक हमारे सही नहीं होते तो हम समझेंगे कि हमारी तैयारी इतनी अच्छी नहीं चल रही है। और साथ में यदि आप अटैम्प्ट करें, आपको पता चले आपके कौन से सेक्शन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आप उन सेक्शंस को दोबारा से रिवाइज़ करिए और बार बार प्रैक्टिस करिए जिससे आपके क्वेश्चंस बिल्कुल सही हो जाएं। और इस बार हमने नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना ही है, यही हमारा टारगेट है। और हर वीडियो में हम ये कहते हैं कि हर वीडियो में आपको नया कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा और ये आपकी तैयारी को मूव ऑन करेगा। ठीक है, और ये प्रैक्टिस सेट है। आपको यदि आपके क्वेश्चन गलत भी होते हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप वापस से उन सेक्शंस को आइडेंटिफाई करिए और अपनी प्रैक्टिस को अच्छे तरीके से करिए। ठीक है, यदि आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए @देवेंद्र सर, और वहाँ पर सारे के सारे PDF आपको मिल जाएंगे। स्टडी हमारे साथ चैनल को आप जैसे ही ज्वाइन कर लोगे आपको सारे के सारे PDF वहाँ पर मिल जाएंगे। और ये हमारा टेलीग्राम नंबर है, यदि आप कांटेक्ट ना कर पाएँ तो इससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है हमने, आप उसको भी ज्वाइन करके वहाँ पर अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं। आज थोड़ी सी मेरी आवाज़ बैठी हुई है तो प्लीज़ इसको मैनेज कर लीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में एक बेल नोटिफिकेशन होता है उसको भी दबा लेना ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी समय मिल जाए। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कहेंगे कि बहुत आसान प्रश्न है, ऐसे UGC नेट में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन UGC नेट में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन A है रथ दौड़, ऑप्शन B है पासे का खेल, ऑप्शन C पोलो, या फिर ऑप्शन D है घोड़सवारी। ठीक है, आपने ये बताना है कि किस खेल की जानकारी उनको थी। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि सिंधु घाटी के लोगों को घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है, एक आप ये नोट करिएगा। तो ये तीनों जो गेम्स हैं रथ दौड़, पोलो और घोड़सवारी, ये बिल्कुल घोड़े के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो यदि उनको घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी तो और इन तीनों गेम्स के बारे में उनको पता नहीं था। ठीक है, उनको पता था पासे के खेल के बारे में। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन B। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस जनजाति से थे? मैंने पहले भी 2-3 वीडियो ऐसी बना रखी हैं जिसमें आपको मैंने बताया है कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हर बार एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और आपने इन सेक्शंस को बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। ठीक है, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और धार्मिक आंदोलन के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको मिस मत करिएगा। ठीक है, और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस जनजाति से थे? ऑप्शन A है यात्रिक जनजाति, ऑप्शन B मल्ल जनजाति, ऑप्शन C लिच्छवी जनजाति, या फिर ऑप्शन D है शाक्य जनजाति से। ठीक, आप वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर सोचिए। ठीक है, देखिए जो जैनिज़्म की वास्तविक संस्थापक थे, आपको मैं बता दूं कि कोई भी संस्था है जिसकी स्थापना होती है उसका जो मेन संस्थापक होता है वही उसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन जैनिज़्म धर्म में ऐसा नहीं हुआ था। जैनिज़्म के 24 उनके तीर्थंकर थे। ठीक है, सबसे पहले जो थे वो थे ऋषभदेव। ठीक है, और जो लास्ट वाले थे वो थे महावीर। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जैनिज़्म के जो वास्तविक संस्थापक जिनको माना जाता है वह है महावीर। ठीक है, महावीर जी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और महावीर जी के जो पिताजी थे वो उनका नाम था सिद्धार्थ। ठीक, और सिद्धार्थ जो थे ये यात्रिक जनजाति के संबंधित थे। ठीक है, एक ये गणराज्य के राजा थे। ठीक, सिद्धार्थ यात्रिक जनजाति से संबंध रखते थे। और यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछा गया कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? वो थे महावीर। महावीर जी के पिता थे यात्रिक जनजाति से, और जो महावीर स्वामी थे वो भी यात्रिक जनजाति से संबंध रखते थे। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन A। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित अशोककालीन शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। आपने ये बताना है कि कौन सा ऐसा शिलालेख है जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ था। वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर सोचिए। ऑप्शन A है सारनाथ, ऑप्शन B है शहबाजगढ़ी, ऑप्शन C है धौली,
या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, अशोक के शिलालेखों में ज़्यादा करके जो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि और आर्माइक लिपि का प्रयोग हुआ। ठीक है, आप एक तो ये याद रखिएगा, चारों लिपियों का बहुत बार प्रयोग हुआ है, ब्राह्मी का भी हुआ है, खरोष्टी, ग्रीक और आर्माइक लिपि का। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो उसके शिलालेख हैं वो मिलते हैं ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, और एक ही ऐसा शिलालेख है जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है, वो किया गया है शहबाजगढ़ी शिलालेख में। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर यह आएगा कि शहबाजगढ़ी जो शिलालेख है वहाँ पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग तो हुआ नहीं, तो कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ, ये भी आप याद रखना। वहाँ पर प्रयोग हुआ था खरोष्टी लिपि का। ठीक है, खरोष्टी लिपि का राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी शहबाजगढ़ी। नवपाषाण युग के लोगों का निवास स्थल कौन सा था। यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी कभी क्वेश्चन में पूछा जाए आप उस कीवर्ड को अंडरलाइन करिए जिसके बारे में खास तौर पर पूछा गया है, ताकि हमारी गलती कम हो जाए। ठीक है, ऑप्शन ए है क्वार्टरजाइट शेल, ऑप्शन बी है ग्रेनाइट शेल, ऑप्शन सी है प्राकृतिक शेल, या फिर ऑप्शन डी ईंट निर्मित गृह। ठीक है, ईंटों से बनाए गए उनके घर थे। ऐसा कौन सा निवास स्थान था। नवपाषाण युग था, वहाँ पर धातु के औजारों का चलन नहीं हो पाया था। ठीक है, जब धातु के औजारों का चलन नहीं हो पाया था तो वहाँ पर क्वार्टराइट शेल, ग्रेनाइट शेल और ईंटों से निर्मित गृह बनाना मुश्किल ही होगा ना। ठीक है, तो वहाँ से केवल यही हमें साक्ष्य मिलते हैं कि प्राकृतिक शेल में लोग नवपाषाण युग के लोग रहते थे। ठीक है, ऐसे साक्ष्य हमें कहाँ से मिले, हमें यह भी पता होना चाहिए। तो प्राकृतिक शेल के बारे में हमें पता चलता है भीमबेटका से। ठीक है, ये भी आप याद रखना। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में पड़ने वाली एक जगह है। ठीक है, वहाँ पर प्राप्त गुफा चित्र उस काल के मानव के निवास स्थान के बारे में बताते हैं हमें। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी प्राकृतिक शेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। किस पुरातात्विक स्थल पर अग्नि उपासना का साक्ष्य मिलता है। ऑप्शन ए हस्तिनापुर, ऑप्शन बी आलमगीरपुर, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी है लोथल। वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर सोचिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अग्नि उपासना का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है। ठीक है, नीचे पुरातात्विक स्थल दे रखे हैं 4, इनमें से हमने बताना है। ठीक, जो पुरातात्विक स्थल जहाँ से अग्नि उपासना का साक्ष्य मिलता है वो मिलता है हमें लोथल से। गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है ये लोथल। ठीक है, यहाँ पर अग्नि वेदिकाएँ और अग्नि उपासना का साक्ष्य हमें मिलता है, उनसे ऐसे प्रमाण मिलते हैं। लोथल में ही हमें यज्ञ वेदी का भी साक्ष्य मिलता है, ये भी आप याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी लोथल। कि लोथल की खोज किसने की थी। लोथल की खोज की थी रंगनाथ राव ने 1957 में। यह भी आप याद रखिएगा, 1957 में लोथल की खोज की थी और लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी। भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना इलाहाबाद में किस वर्ष में हुई थी। 1908 में, 1910 में, 1912 में या फिर 1914 में। वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर थोड़ा सा सोचिए। ठीक है, जो भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना इलाहाबाद में हुई थी, हमने ये बताना है कि कौन से साल में हुई थी। ठीक है, जो भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना इलाहाबाद में हुई थी 1910 में। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ था कि ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में BHU के कुलपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्होंने इसको दोबारा से 1961 में फिर से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इसको स्थापित कर दिया था। लेकिन यहाँ पर जब इलाहाबाद में इसकी स्थापना होती है उस समय काल होता है 1910 ईस्वी। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है, हमने ये बताना है कि मूल रूप। यहाँ पर आप यह भी आप अंडरलाइन जरूर करिएगा, क्यों मैं बताता हूँ आपको। ऑप्शन ए है फारसी भाषा, ऑप्शन बी है हिब्रू भाषा, ऑप्शन सी अरबी भाषा या फिर ऑप्शन डी संस्कृत भाषा। देखिए, जो मूल रूप के बारे में उन्होंने पूछा है, बेसिकली जब स्टार्ट हुआ था जो चचनामा शुरू में पहली बार लिखा गया था किस भाषा में लिखा गया था। ठीक है, हमने ये बताना है क्योंकि चचनामा का बाद में काफ़ी भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है, तो वो तो किस ने किया है अलग क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर जो मूल रूप में जो चचनामा लिखा गया था किस भाषा में लिखा गया था ये हमने बताना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और आंसर सोचिए। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी अरबी भाषा में। ठीक है, जो बेसिकली स्टार्टिंग में चचनामा लिखा गया था वो लिखा गया था अरबी भाषा में। ठीक है,
और अरबों की सिंध विजय जो 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम आता है तो उसके बारे में प्रकाश पड़ता है इसके जजनामा में। ठीक है, आप एक नाम याद रखिए, अली बिन हाशिम कूफ़ी। ठीक है, ये एक ऐसे राइटर हैं, इन्होंने जजनामा का फ़ारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, यहाँ पर फ़ारसी ऑप्शन में भी दे रखा है, लेकिन यहाँ पर मूल रूप में जो पूछा गया है वो है अरबी भाषा में। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी। यह प्रश्न भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और हर बार एग्जामिनर इस प्रश्न को घुमा के पूछता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक तथा सम्राट अकबर निम्नलिखित में से किस नदी का पानी पीते थे? यमुना नदी, घाघरा नदी, गंगा नदी या फिर सिंधु नदी? ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे और सम्राट अकबर दोनों के बारे में हमने बताना है कि बेसिकली पूछा यह गया है कि उनका एरिया कौन कौन से कहाँ पर था, कौन से एरिया में वो शासन करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक और सम्राट अकबर का जो शासन था वो गंगा नदी के इर्द गिर्द था। ठीक है, राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी, गंगा नदी। यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अमीर खुसरो ने निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? ठीक है, ऐसा कौन सा यंत्र उन्होंने खुद बनाया था? वालियन, तबला, गिटार या फिर सितार? ठीक है, राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी, सितार के आविष्कार माना जाता है अमीर खुसरो को। यहाँ पर सही आंसर है इसका ऑप्शन डी। बहुत अच्छा प्रश्न है, ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमर पत्थर कहाँ से लाए गए थे? संगमरमर के पत्थर जो थे वो कहाँ से लाए गए थे? अम्बेर, औरंगाबाद, किशनगढ़ या फिर मकराना से? आपने ये बताना है कि ताजमहल का निर्माण करते समय जो सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था वो पत्थर कहाँ से लाए गए थे? वो लाए गए थे ऑप्शन डी, मकराना से। ठीक है, ये राजस्थान में एक ज़िला है जोधपुर, वहाँ पर मकराना पड़ता है और वहाँ से मंगाया गया था संगमरमर का वाइट पत्थर। सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। निम्नलिखित घटनाओं को कालाक्रम में लगाएं। हमने देखना यहाँ पर जो युद्ध दे रखे हैं हमें, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, बक्सर का, धर्मत का युद्ध, हमने इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में बताना है कौन सा युद्ध कब हुआ, सबसे पहले कौन सा हुआ था। ठीक है, आप जल्दी से इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर देखिए और साथ साथ में इन आंसर्स को आप मिलाते जाइए। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। ठीक है, ये आप याद रखना, 1526 में। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था। यहाँ पर पहले ही पानीपत के युद्ध में जो बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और इब्राहिम लोदी का जो लोदी वंश है ख़त्म हो गया था पानीपत के पहले युद्ध में। ठीक है, दूसरा है हल्दी घाटी का युद्ध, ये हुआ था 1576 ईस्वी में। ठीक, और ये युद्ध हुआ था अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच में। और थर्ड ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, ये होता है 1764 ईस्वी में। ठीक है, मुग़ल सम्राट और अवध बंगाल का जो नवाब था और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हुआ था, यहाँ पर बक्सर की लड़ाई हुई थी। और धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 में। ये जो शाहजहाँ के पुत्र थे उनके उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था धर्मत का युद्ध। इसको यदि हम ऑप्शंस में मिलाते हैं तो सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था? 1526 ईस्वी वाला, उसके बाद होता है 1576, उसके बाद होता है धर्मत का युद्ध और लास्ट में होता है बक्सर का युद्ध। ठीक है, सही ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइटर ऑप्शन ए। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने सर्वप्रथम पुर्तगालियों का विरोध किया था? कृष्णदेव राय ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, अकबर ने या फिर जमोरियन ने? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और सबसे पहले पुर्तगालियों का स्वागत भी किया था जमोरियन ने। ठीक है, और बाद में कहा जाता है कि जमोरियन जो था वो पुर्तगालियों को बहुत अगेंस्ट हो गया था। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग हमेशा डेली कुछ ना कुछ नया सीखने की अपने दिल में इच्छा रखिए। जो इंसान डेली कुछ नया सीखता है वो कभी भी पीछे नहीं रहता और दिन प्रतिदिन उसकी जो नॉलेज है वो एक्सटेंड होती जाती है। तो आप एक टारगेट फिक्स करिए और हर रोज़ सुबह उठकर ये सोचिए कि आज आपने कुछ नया सीखना है। और रात को सोते समय आप अपने आप को वैल्यूएट ज़रूर करिए कि आज आपने नया क्या सीखा। ठीक है, यदि आप डेली कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, डेली नया कुछ आपके अंदर ज्ञान में वृद्धि होगी, तो देखना एक दिन आपके अंदर इतनी नॉलेज आ जाएगी, इतनी आप ऊर्जा से भर जाएंगे कि आपको लगेगा कि आपने जो पढ़ा है उसका सही प्रयोग भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
डेली इनको अटैम्प्ट करिए ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है मूव ऑन होती रहे। एग्ज़ाम कब आ जाएगा तो इसके बारे में कहना तो मुश्किल है, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस को डेली करते रहिए। निम्नलिखित में से कौन दस्तक जारी करता था? ये जो वर्ड है ना दस्तक, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए है मुग़ल सम्राट, ऑप्शन बी है बंगाल का नवाब, ऑप्शन सी है फोर्ट विलियम का गवर्नर, या फिर ऑप्शन डी है बंगाल का दीवान। आपने ये बताना है कि दस्तक कौन जारी करता था। वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर सोचिए। देखिए, जो दस्तक एक प्रकार का चुंगी रहत व्यापारिक दस्तावेज होता था, ठीक है, जिसे मुग़ल सम्राट ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुग़ल सम्राट, ठीक है। और कुछ शर्तों पर व्यापार करने के लिए दिया जाता था, जो आगे चलकर एक काम ऐसा हुआ कि जो दस्तक था आगे चलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दस्तक का जब दुरुपयोग करना शुरू कर दिया उन्होंने, उसके बाद एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध, ठीक है। बक्सर के युद्ध का कारण भी ये दस्तक का ही बनता है, ठीक है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मुजफ्फर जंग, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हैदराबाद के निज़ाम ने क्षेत्रीय रियायतें किसे प्रदान की थी? पुर्तगालियों को, डचों को, फ्रांसीसियों को, या फिर अंग्रेज़ों को? देखिए, जो मुजफ्फर जंग था इसने क्या किया था कि फ्रांसीसियों की सहायता से एक नासिर जंग को परास्त करके हैदराबाद का शासक बन गया था ये मुजफ्फर जंग, ठीक है। हैदराबाद पर इसने शासन किया था काफ़ी देर, और किसकी सहायता से किया था? फ्रांसीसियों की सहायता से। अगर हम फ्रांसीसियों की सहायता से हैदराबाद का निज़ाम बन रहे हैं तो सहायता हम उनकी करेंगे ना, और क्षेत्रीय रियायतें भी तो हम उन्हीं को देंगे ना। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांसीसियों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किया था? आपने ये बताना है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो था वो किसने शुरू किया था मद्रास में, ये भी आप याद रखना, ठीक है। ऑप्शन ए है टॉमस मुनरो, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर रीड, ऑप्शन सी माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, या फिर ऑप्शन डी हेनरी डुंडस। आपने ये बताना है कि मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने शुरू किया था। देखिए, 1820 में रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो था वो मद्रास में शुरू होता है। वो करते कौन है? टॉमस मुनरो, ठीक है। टॉमस मुनरो ने सबसे पहले मद्रास में लागू किया था, क्योंकि ये टॉमस मुनरो उस समय मद्रास का गवर्नर था। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए। मेन कम्फ का लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेन कम्फ एक बुक है, बायोग्राफी है, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए है एडोल्फ हिटलर, ऑप्शन बी है मुसोलिनी, ऑप्शन सी जनरल फ्रैंको, ऑप्शन डी है ओटो वन बिस्मार्क। जो मेन कम्फ है ये बुक लिखी थी एडोल्फ हिटलर ने, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेहरू महालनोबिस, ये वर्ड आप जरूर याद रखना। युक्ति कौशल, ठीक है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय योजना से, ऑप्शन बी है बम्बई योजना से, और ऑप्शन सी है प्रथम पंचवर्षीय योजना से, या फिर ऑप्शन डी द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। देखिए, महालनोबिस युक्ति कौशल का मतलब होता था कि जो भारी बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं उनको हम प्रोत्साहन करें, उनकी हम प्रमोट करें, उनको आगे लेकर चलें। नेहरू जी ने एक योजना बनाई थी जिसमें ये कहा गया था कि जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, वहाँ पर इस्पात के संयंत्र लगा रखे थे, उनको प्रमोट करना है। तो ये वाली जो योजना है नेहरू जी लेके आए थे, ये कौन सी योजना थी हमने ये बताना है, ठीक है। राष्ट्रीय योजना, बम्बई योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, या फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 1956 से लेकर 1961 के बीच ये जो 5 साल थे ये पंचवर्षीय योजना में गिने जाते हैं। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 56 तक आई थी, और दूसरी जो थी 1956 से 1961 तक आई थी, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत नेहरू जी ने कहा था कि हम जो जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रमोट करेंगे। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कथन और कारण से हमेशा प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से करिएगा ताकि आपकी गलती ना हो, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन, अभी टोटल 100 क्वेश्चन में से 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं।
तो नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कहता है कि प्रारंभिक आर्य आदिवासी सिंधु नदी तथा इसकी उपनदियों द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली 7 नदियों की ज़मीन पर आधिपत्य स्थापित करने में संलग्न रहे। ठीक है, कारण क्या कहता है कि विभिन्न आर्य जनजातियों के बीच संघर्ष दृष्टिगोचर होता है। वीडियो को पॉज करिए और आंसर सोचिए। ठीक है, जो अभिकथन है कि आरंभिक आर्य आदिवासी सिंधु नदी तथा उसकी उपनदियों द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली 7 नदियों की ज़मीन पर आधिपत्य स्थापित करने में संलग्न रहे, ये कथन अभिकथन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, कारण भी इसका बिल्कुल सही है क्योंकि विभिन्न आर्य जनजातियों के बीच संघर्ष तो होता ही था। ठीक है, और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करते हैं। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं और ए सही व्याख्या आर है। अभिकथन ये कहता है कि भारत रोम व्यापार संबंध में 3री और 4थी शताब्दी ईसा पश्चात में कमी आ गई थी। ठीक है, और भारत और रोम का व्यापार जो था वो 3री और 4थी जो BC थी, ठीक है, वहाँ पर व्यापार में कमी आ गई थी। और कारण कहता है कि ब्राह्मण तत्व के बढ़ते हुए प्रभाव ने समुद्र यात्रा को प्रतिबंधित बना दिया। ठीक है, देखिए जो अभिकथन है ये सही है क्योंकि भारत और रोम का जो संबंध है 3री और 4थी शताब्दी में कमी आ गई थी व्यापार में। ठीक है, और ये कारण कभी नहीं होता है कि ब्राह्मण तत्व के बढ़ते हुए तत्व ने समुद्र यात्रा को प्रतिबंधित बना दिया था, ये कारण कभी भी सही नहीं हो सकता। कारण गलत है, अभिकथन ए सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए। अभिकथन ए कहता है कि भारत की उत्तरी प्रतिसीमा पर हिमालय स्थित है और दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी सीमा मुक्त सागर से घिरी हुई है। बिल्कुल सही है। हम यदि भारत का मैप देखते हैं तो उत्तर में हमें हिमालय मिलता है, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में हमें सागर मिलता है। ठीक है, और कारण कहता है कि इस प्रकार भारत दुनिया के अन्य भागों से कट गया है। ये कैसे संभव है भाई? बहुत आसान है। तो इसका कारण तो ये नहीं हो सकता। पहली तो बात यह है कि भारत दुनिया के अन्य भागों से कटा नहीं है क्योंकि उत्तर में हिमालय बेशक है लेकिन फिर भी हम उत्तर से काफ़ी एरिया में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और दक्षिण में जैसे हमें सागर है वहाँ पर भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं। हम किसी भी प्रकार भारत दुनिया के अन्य भागों से कटा नहीं है। कारण यहाँ पर गलत है और अभिकथन ए सही है। कोड में आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभी ये एक कथा है कि अकबर राजपूतों से मित्रता स्थापित करना चाहता था। बिल्कुल सही बात है। अकबर ने बहुत सारे विवाह संबंध भी बनाए थे, मित्रता भी स्थापित करना चाहता था राजपूतों से। और कारण क्या कहता है कि मुगलों के मध्य एशिया से संबंध विच्छेद हो जाने से अकबर को मैत्रीपूर्ण संबंध भारत में स्थापित करना आवश्यक था। इसका ये कारण नहीं था। ठीक है, मुगलों के मध्य एशिया से संबंध विच्छेद हो गए थे लेकिन अकबर को मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए ये ज़रूरी नहीं था। राइट ऑप्शन है यहाँ पर केवल अभिकथन सही है, कारण गलत है। अभिकथन सही है, कारण गलत है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका ये प्रश्न सही हुआ या गलत हुआ। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ये कहता है कि अकबर के काल में मालाबार काली मिर्च भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुओं में एक थी। ठीक है, अभिकथन बिल्कुल सही है। कारण क्या कहता है कि दक्षिण भारत के उत्पादक क्षेत्र तथा निर्यात बंदरगाह अकबर साम्राज्य में भाग नहीं थे। देखिए, जो दक्षिण भारत के उत्पादक क्षेत्र थे वहाँ पर निर्यात बंदरगाह अकबर साम्राज्य का भाग नहीं थे। ये कहाँ सही है, ये गलत है क्योंकि ऐसी बहुत सारी बंदरगाहें थी जो अकबर के समय काल में व्यापार के लिए इस्तेमाल की जाती थी। यहाँ पर निर्यात भी होता था, आयात भी होता था। तो कारण गलत है, अभिकथन ये सही है। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। देखिए, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, आपको कुछ असुविधा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए क्योंकि आपकी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं आपकी मैक्सिमम हेल्प कर सकूँ, जितनी भी कर सकूँ, ताकि आप एग्ज़ाम में जाकर के अच्छा परफॉर्म कर पाएँ
और अच्छे मार्क्स लेकर आप पास हो जाएं और मुझे भी मैसेज करें कि आपने अच्छे मार्क्स से एग्ज़ाम को क्लियर किया है, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम आसान एग्ज़ाम नहीं होता है। तो आप लोगों की मेहनत ज़रूर आपके रंग लाएगी, आपको सफलता दिलाएगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ये कहता है कि पुर्तगालियों ने एशियाई समुद्रों में हिंसात्मक गतिविधियों की पहल की। ठीक है, पुर्तगालियों ने जो काम शुरू कर दिया था, आपको पता होना चाहिए कि पुर्तगालियों के बारे में ये बहुत बार हमें कई जगह पर लिखा हुआ मिलता है कि उन्होंने समुद्र में हिंसात्मक गतिविधियों की पहल की थी। अभिकथन ये सही है। ठीक है, और पुर्तगालियों का मकसद एशियाई व्यापार के प्रमुख समुद्री मार्गों, और कारण कहता है कि पुर्तगालियों का मकसद एशियाई व्यापार के प्रमुख समुद्री मार्गों पर नियंत्रण करना था। बिल्कुल सही है, दोनों ही सही हैं, कारण भी सही है और अभिकथन ये भी सही है। और ये उसकी व्याख्या भी करता है कि नहीं, इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप इन दोनों के बीच में बिकॉज लगा करके बात करिए, उसको पढ़िए दोबारा से। बिकॉज का मतलब क्योंकि लगाइए। पुर्तगालियों ने एशियाई समुद्रों में हिंसात्मक गतिविधियों की पहल की क्योंकि पुर्तगालियों का मकसद था कि एशियाई व्यापार के मुख्य समुद्री मार्गों पर नियंत्रण करना। देखिए दोनों ही स्पष्ट होते हैं, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। राइट ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन सी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, को अभिकथन ए, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन ए कहता है कि भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में पाश्चात्य शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, बिल्कुल सही कथन है कि भारतीय राष्ट्रीयवाद में विकास में खासतौर पर पाश्चात्य शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और कारण क्या कहता है कि पाश्चात्य शिक्षा ने इसके विकास के लिए सहायक एक समालोचनात्मक वार्तालाप का सूजन किया। कारण भी बिल्कुल सही है। इसमें हम बिकॉज लगा के इसका आंसर को यदि हम जस्टिफाई करें तो ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। और राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कहता है कि अनऔद्योगिकरण स्थान तथा समयावधि दोनों में एक ही समान नहीं था। ठीक है, और ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि अनऔद्योगिकरण स्थान और समयावधि दोनों में एक समान नहीं था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और कारण क्या कहता है कि हस्तशिल्प उत्पाद एक विशेष पैटर्न से समान रूपता नहीं रखते थे। बिल्कुल सही है, आपने देखा होगा कि हस्तशिल्प जितने भी उत्पाद होते हैं वो किसी एक विशेष पैटर्न पर तो बनते नहीं हैं। ठीक है, ये कारण भी बिल्कुल सही है और कारण भी सही है, दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करते हैं। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, ए इसका अभिकथन है और आर उसका कारण है। अभिकथन ये कहता है कि 1947 में विभाजन के फलस्वरूप आबादी का बड़े पैमाने पर स्थापन हुआ। पता है हमने जब 1947 का भारत देश आज़ाद होता है तो बहुत सारे लोग यहाँ से माइग्रेट करके भारत से पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान से भारत आते हैं। तो 1947 के विभाजन का फलस्वरूप आबादी का बहुत सारा एरिया विस्थापन हुआ। ये अभिकथन जो है सही है। और कारण आर कहता है कि सन 1947 का विभाजन अविचारित तथा विवेकहीन था। ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कारण बनाया उन्होंने, क्योंकि 1947 का जो विभाजन था अविचारित और विवेकहीन था। बिल्कुल सही है, दोनों सही है, अभिकथन भी सही है और कारण भी इसका सही है। और ये इसकी यदि हम यहाँ पर क्योंकि लगाते हैं तो स्पष्टीकरण भी करता है। आप करके देखिएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। आसान प्रश्न है, जो जिस नेट वाले इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। निम्नलिखित में को ऐतिहासिक क्रम में हमने लगाना है। और ताम्र पाषाण युग कब आया था, लोह युग, कांस्य युग और पाषाण युग, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाना है। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर लगाइए, जल्दी से लगाइए प्लीज़। मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर गलत नहीं करें। ठीक है, सबसे पहले आएगा पाषाण युग, ठीक है, नंबर 1 पर। उसके बाद कौन सा आना चाहिए, जल्दी से बताइए आप। उसके बाद आता है ताम्र पाषाण युग, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है,
कांस्य युग तीसरे नंबर पर और लौह युग आता है चौथे नंबर पर। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यहाँ लगाइए। सबसे पहले 4 आएगा, फिर आएगा 1, फिर आएगा सबसे पहले 4 आएगा, फिर आएगा ताम्रपाषाण युग, फिर आएगा कांस्य युग, लास्ट में आएगा लौह युग। यहाँ पर राइट ऑप्शन है यहाँ ऑप्शन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कहूँगा कि निम्नलिखित को ऐतिहासिक क्रम में लगाना हमने। ठीक है, ग्रीक, रोमन, शक, पार्थियन ये कब कब आए, सबसे पहले कौन सा आया, सब उसके बाद कौन सा आया। ठीक है, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाना है। ग्रीक और जो रोमन थे ये प्रिय मौर्य काल में आए थे। ग्रीक और रोमन प्री मौर्य काल में आए थे। ठीक है ये, और जो शक और पार्थियन थे ये मौर्य उत्तर काल के में आते हैं, मौर्य उत्तर काल में आते हैं। ठीक है, आप यह भी याद रखना, इनका समयकाल आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यदि हम लगाते हैं तो सबसे पहले आते हैं रोमन, फिर आते हैं ग्रीक, उसके बाद आते हैं शक, फिर आते हैं लास्ट में पार्थियन। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप वीडियो को पॉज करिए, इसका आंसर सोचिए। निम्नलिखित देवताओं को ऋग्वैदिक कालीन समाज में उनके महत्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, हमने देखना है कि जो ऋग्वैदिक समाज में जो देवता थे उनको सबसे ज़्यादा किस देवता को माना जाता था और क्यों माना जाता था, अग्नि, वरुण, इंद्र या फिर मारुति। देखिए, जो सबसे ज़्यादा यदि ऋग्वैदिक काल कि हम देवताओं को माने तो सबसे ज़्यादा माना जाता था इंद्र देवता को नंबर 1 पर। ठीक है, तो क्यों माना जाता, क्योंकि जो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा मंत्रों की संख्या है सबसे ज़्यादा जिस देवता की है, ऐसा माना जाता है कि उसी को सबसे ज़्यादा माना जाता था। ठीक है, जो इंद्र देवता थे उनके द्वारा जो मंत्र है उसमें संकलित किए गए हैं, उनकी संख्या लगभग है 250। ठीक है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आते हैं वो आते हैं अग्नि देवता। इनके मंत्रों की संख्या ऋग्वेद में 200 के आसपास आपको मिल जाएगी। ठीक है, और जो थर्ड नंबर पर आते हैं वो आते हैं वरुण। इनके मंत्रों की संख्या है लगभग 30 के आसपास। ये आप याद रखना। जो मारुति हैं इनकी मंत्रों की संख्या के बारे में जानकारी कहीं पर भी आपको नहीं मिलती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले आएंगे इंद्र, फिर आएंगे अग्नि देवता, उसके बाद आएंगे वरुण देवता, लास्ट में आएंगे मारुति। ठीक है, राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी। यह प्रश्न भी बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखित यात्रियों को उनके भारत आगमन के क्रम में लगाना है हमने। बर्नियर कब आए थे, इब्न बतूता, ह्योन-सांग, विलियम हॉजर्स। हमने देखना है कि ये कौन कौन से समय में कब कब आए थे। वीडियो को पॉज करिए, यदि आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से अटैम्प्ट भी करिए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे साथ साथ इसको अटैम्प्ट करते जाना। ह्योन-सांग जो थे वे चीनी यात्री थे। ठीक है, ये आए थे सबसे पहले 630 ईस्वी से लेकर 644 ईस्वी तक ये भारत में रहे थे। एडी समय था उस समय। ठीक है, और ह्योन-सांग जब आते हैं उस समय हर्षवर्धन का समयकाल होता था। हर्षवर्धन के समयकाल में भारत आते हैं ह्योन-सांग। ये आप याद रखना, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पर इब्न बतूता। इब्न बतूता आते हैं 1333 ईस्वी से 1342 ईस्वी के बीच में। ठीक है, उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चलता था। ठीक है, जो इब्न बतूता थे ये मोरक्को के रहने वाले थे और ह्योन-सांग चाइनीज़ यात्री थे। और थर्ड नंबर पर आते हैं 1658 से लेकर के 1668 तक रहते हैं। 1668 तक रहते हैं यहाँ भारत में। ये आते हैं बर्नियर, फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, उस समय शासन किसका चल रहा था आपको पता होगा। 1658 के आसपास किसका शासन था, औरंगजेब का। ठीक है, औरंगजेब के समय में बर्नियर आते हैं। बर्नियर फ्रांस के रहने वाले यात्री थे। और विलियम हॉजेस ये आते हैं सबसे लास्ट में 1780 से लेकर 1783 के बीच में। ठीक है, और उस समय अंग्रेज़ों का शासन था। ठीक है, यहाँ पर इसका यदि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाते हैं, सबसे पहले आते हैं तीसरे नंबर वाले ह्योन-सांग, उसके बाद आते हैं इब्न बतूता, फिर आते हैं बर्नियर, लास्ट में आते हैं विलियम हॉजेस। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए। देखिए, मेरा हमेशा ये मकसद रहता है कि मैं आपको हर प्रश्न की इन डेप्थ जानकारी दूं, ताकि उसी से संबंधित यदि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ भी ले तो आप उसको करने में सक्षम हो। ठीक है,
यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि भक्ति संतों को हमने कालक्रम में लगाना है। ठीक है, आपने इन प्रश्नों को ध्यान से करना है ताकि आपको आने वाले समय में यदि आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट जो मैं जानकारी आपको एक्स्ट्रा देता हूँ आप उसको नोट करिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में जाकर उसको सही तरीके से इनकलकेट कर पाएँ। ठीक है, यहाँ पर जो चैतन्य प्रभु थे, गोसाई संघ की स्थापना की थी इन्होंने और गौरंग महाप्रभु के नाम से भी ये जाने जाते थे। इनका जो समय काल था ये था 1486 ईस्वी से लेकर के 1533 ईस्वी के बीच में। ठीक है, और आगे आते हैं रामानुज। इनका समय काल था 1017 से लेकर के 1137 ईस्वी के बीच में। ठीक है, और विशिष्ट दैत्यवाद मत के प्रतिपादक माना जाता है रामानुज को। कौन सा दैत्यवाद था? विशिष्ट दैत्यवाद मत के ये प्रतिपादक माने जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम तुकाराम की। जो तुकाराम का समय काल था 1598 से लेकर के 1650 ईस्वी के बीच में। ठीक है, बरकारी संप्रदाय से संबंध रखते थे ये और विट्ठल के उपासक थे और शिवाजी महाराज के समकालीन माना जाता है तुकाराम को, याद रखिएगा। और आगे बात करते हैं हम नामदेव की। तो 1270 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी, ये आप याद रखना। और महाराष्ट्र की भक्ति आंदोलन और उत्तर भारत के एकेश्वरवाद आंदोलन की मुख्य कड़ी माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर नामदेव जी को बहुत इंपॉर्टेंट है और नामदेव जी की जो रचनाएं हैं गुरु ग्रंथ साहब में भी दर्ज है, आप लोगों को इसके बारे में भी पता होना चाहिए। और हमने इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यदि हम लगाते हैं तो सबसे पहले आएंगे रामानुज, उसके बाद आएंगे नामदेव, उसके बाद आएंगे चैतन्य प्रभु और उसके बाद आते हैं लास्ट में तुकाराम। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, सबसे पहले आएंगे रामानुज, उसके बाद आएंगे नामदेव और उसके पश्चात आते हैं चैतन्य प्रभु और लास्ट में आते हैं तुकाराम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, आपको इसको बहुत ही ध्यान से करना है। शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का क्रम क्या है? जो शिवाजी थे उनके द्वारा की गई जो काम थे उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है हमने। यहाँ पर पुरंदर की संधि, सूरत की पहली लूट, राज्याभिषेक कब हुआ था उनका, आगरा का आगमन कब होता है, आगरा में कब वो आते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। ठीक है, मुग़ल सेनापति मिर्ज़ा राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। फिर से याद रख लेना, मुग़ल सेनापति मिर्ज़ा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य होती हैं पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में, राइट। और सूरत की पहली लूट कब होती है? सूरत बंदरगाह नगर था जो, उसकी लूट होती है, उसको वहाँ पर लूटा जाता है उसको 1664 ईस्वी में, राइट। और राज्याभिषेक कब होता है? ये होता है 1674 ईस्वी में। कहाँ पर होता है? रायगढ़ के किले में। ठीक है, से आगरा का आगमन होता है 1666 ईस्वी में। ठीक, अपने पुत्र शंभाजी के साथ आगरा में मुग़ल दरबार में उपस्थित होते हैं। ठीक है, 1666 ईस्वी में। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम यदि लगाएंगे तो सबसे पहले आएगा 1664, उसके बाद आएगा 65, फिर आएगा 66, उसके बाद आएगा 74। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। देखने को क्वेश्चन बहुत आसान लगता है लेकिन हमारी गलती तब होती है जब हम ऑप्शंस को मिसरीड करते हैं। 15वीं शताब्दी के अंतिम आरंभिक काल में, यहाँ पर ये देखना है, और 16वीं शताब्दी के आरंभिक काल में, 16वीं शताब्दी के अंतिम काल में या 17वीं शताब्दी के आरंभिक काल में। ठीक है, हमने ये बताना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि अंग्रेज़ व्यापारियों का एक समूह था, उस समूह का नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। आप ये याद रखना, मर्चेंट एडवेंचर। सबसे पहले जब अंग्रेज़ भारत पे आके व्यापार करना शुरू करते हैं तो एक समूह के रूप में ही आते हैं। ठीक है, और उनको वहाँ की जो रानी थी जिसका नाम था एलिजाबेथ प्रथम, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले 15 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार दिया था कि आप भारत में जाकर एज ए कंपनी वहाँ पर अपने आप को इस्टेब्लिश करिए और वहाँ पर व्यापार करिए। ठीक है, ये काम वो करते हैं 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ठीक है, जो महारानी एलिजाबेथ थी उनको वहाँ पर व्यापार करने का एक अधिकार दे देती है। ठीक,
और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ ये वाली जो डेट है ये इनमें से मिलती है ऑप्शन सी के साथ। 16वीं शताब्दी का अंतिम काल, लास्ट में जब 16वीं शताब्दी का एंड होता है वहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी जाती है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने आपको सेट शुरू करते समय पहले ही कहा था कि जैसे जैसे सेट आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चंस का लेवल उतना डिफ़िकल्ट होता जाएगा। आप देखना क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करिए, साथ में आपको भी पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत है। ठीक है, वाइसराय दे रखे हैं, आपने इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाना है। देखना है कौन सा वाइसराय का समयकाल कब था, कौन सा कब था। मैं हमेशा कहता हूँ कि जितने भी वाइसराय हुए हैं या फिर आप गवर्नर जनरल हैं, बंगाल के हैं, भारत के गवर्नर जनरल्स हैं, वाइसरायस ऑफ इंडिया हैं, इनके सभी को सभी एक साथ आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखिए और 2 नहीं 4 नहीं 10 बार इसको रिवाइज़ करिए, तब जाके आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज़ गलत होते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप मेरे साथ इसको अटैम्प्ट करते जाइए। जो लॉर्ड मेयो थे उनका समयकाल था 1869 से लेकर 1872 तक। ठीक है, 1869 से लेकर 72 तक लॉर्ड मेयो का समयकाल था। मेयो कॉलेज की स्थापना की थी और कृषि विभाग की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, 2 चीज़ें आप याद रखना इनके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ब्रुक जो थे इनका समयकाल था 1872 के बाद 1876 तक। ठीक है, 4 साल तक नॉर्थ ब्रुक रहते हैं। पंजाब के प्रसिद्ध कूका आंदोलन इनकी अध्यक्षता इनके समयकाल के दौरान ही हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लॉर्ड लिटन की। तो नॉर्थ ब्रुक के बाद लॉर्ड लिटन आते हैं, 1876 ईस्वी से शुरू होता है इनका समय और 1880 तक रहते हैं। ठीक है, लॉर्ड लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित होता है इनके समय में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित होता है लॉर्ड लिटन के ही समय में। और उनके बाद आते हैं लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपन, 1880 ईस्वी से शुरू होता है इनका समयकाल और 1888 तक रहता है। ठीक है, और आगे बात करते हैं हम डफरिन की। 1884 से समयकाल से शुरू करता है इनका समय, 84 से शुरू करके 88 तक रहता है। ठीक है, लॉर्ड डफरिन का। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय में जो वाइसराय होते हैं लॉर्ड डफरिन होते हैं। बहुत बार एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। यहाँ पर इसका यदि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाते हैं तो सबसे पहले आते हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का समयकाल सबसे पहले आता है और उसके पश्चात आते हैं नॉर्थ ब्रुक और उसके पश्चात आते हैं लॉर्ड लिटन। ठीक है, यहाँ पर सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम में लगाना है हमने। ठीक है, प्रथम बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। आपने इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। आपको इनके ईयर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में यदि हमें इनके ईयर्स के बारे में पता है तभी हम ऐसे क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। अगर हमें करेक्टली इनके ईयर्स के बारे में पता नहीं है तो हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले मैं बताता हूँ कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 ईस्वी से लेकर 1782 ईस्वी के बीच में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 ईस्वी से लेकर 82 ईस्वी के बीच में। ठीक है, और सालाबाई की संधि के द्वारा ये वाला प्रथम युद्ध समाप्त होता है। और उसके बाद बर्मा युद्ध होता है 1824 से लेकर 1826 ईस्वी में। 1824 से लेकर 1826 ईस्वी में पहली बार जो बर्मा युद्ध होता है, यानडाबू की संधि, एक आप याद रखना यहाँ पर, यह डाम्बू की संधि होती है। संधि के बाद इस युद्ध की समाप्ति होती है और अंग्रेज़ों में आगे बढ़ने की जो तीव्रता है इस युद्ध के बाद ही शुरू होती है, प्रथम बर्मा युद्ध के बाद। ठीक है, और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये होता है 1839 से लेकर के 1842 ईस्वी के बीच में। ठीक है, और लास्ट में होता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये होता है 1845 ईस्वी से लेकर के 1846 ईस्वी के बीच में। ठीक है, लाहौर की संधि जब होती है 1846 ईस्वी में,
इस युद्ध की समाप्ति हो जाती है, एंग्लो सिख युद्ध के लिए। और यहाँ पर यदि हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाएंगे तो जैसे मैंने आपको बताया है कि जो प्रथम जो युद्ध हुआ था बर्मा युद्ध, ये 1824 को होता है और 1826 तक 2 साल चलता है, ठीक है। और आंग्ल मराठा युद्ध जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये 1775 से शुरू होता है और 82 तक चलता रहता है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यदि लगाते हैं यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के क्रम में लगाना है हमने। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाना है, ठीक है। सबसे पहले ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है 1851 ईस्वी में, कोलकाता में होती है। कौन करते हैं इसकी स्थापना? देवेंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना होती है 1870 ईस्वी में, पूना में। कौन करता है इसकी स्थापना? जीवी जोशी और एमजी रानाडे, यह भी आप याद रखिए, जीवी जोशी और एमजी रानाडे इसकी स्थापना करते हैं। इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1876 ईस्वी में। कौन करता है इसकी स्थापना? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, याद रखिएगा। मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना होती है 1884 ईस्वी में, ठीक है। और GS अय्यर, VM राघवचारी और आनंद चार्लू ने इसकी स्थापना की थी। दोबारा से बता देता हूँ आपको, GS अय्यर, M वीर राघवचारी और आनंद चार्लू, 3 इंपॉर्टेंट लोग थे जो इसकी स्थापना करते हैं, ठीक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन होना चाहिए। क्रोनोलॉजिकल आप ऑर्डर्स में इसको मिलाएंगे, सबसे पहले आएगा 1851, उसके बाद आता है 1870, 1876 और लास्ट में आता है 1884 मद्रास महाजन सभा। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए। बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित प्रतिष्ठानों को उनकी स्थापना वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए, ठीक है। ऑप्शन एक है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1876 ईस्वी में, ठीक। और सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशंस ऑफ जनरल नॉलेज, इसकी स्थापना कब होती है? क्या पता है आपको? 1828 ईस्वी में, ठीक है। और बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 1868 में, 1868 में, राइट। और अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब होती है? अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना होती है 1865 में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में यदि हम इसको लगाएंगे तो राइट ऑप्शन बनना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में सूत्र हैं और धार्मिक उनकी सूची हैं, हमने देखना है कि कौन कौन सी सूत्र कौन कौन से ऑप्शंस के साथ मिलते हैं। ऑप्शन ए है श्रौत सूत्र। देखिए जो श्रौत सूत्र है, आप मेरे साथ इसको मिलाते जाइए। और श्रौत सूत्र मिलेगा महाबलिदानों को समापन करने का नियम, ठीक है। और गृह सूत्र होता है दैनिक जीवन से संबंधित समारोह के लिए निर्देश। और धर्म सूत्र होता है धार्मिक और लौकिक विधि प्रशासन के लिए यूज़ किया जाता है, ऑप्शन ए के साथ। और जो शल्व सूत्र होता है बलि विधियों और अग्नि वेदियों के माप तथा निर्माण संबंधी नियम इसमें बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर कोर्ट में यदि इसका आंसर देखेंगे, राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। लेखक हैं और उनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं। कौटिल्य ने रचना की थी अर्थशास्त्र की, ठीक है। यहाँ पर यदि हमें पता है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी तो ए का ऑप्शन होगा 4 ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है। बी और सी यहाँ पर हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। हमें ये तो पता चलेगा कि केवल यहाँ पर एक ऑप्शन के सही होने पर हमें 50% हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भद्रबाहु की। अगर यदि हमें भद्रबाहु के बारे में भी पता नहीं है कोई बात नहीं, कात्यायन के बारे में पता होगा, नहीं पता है पतंजलि। देखिए पतंजलि थे उनकी रचना उन्होंने कौन सी की थी? महाभाष्य, ठीक है। और पतंजलि की रचना महाभाष्य। यहाँ पर यदि हमें पता है डी का ऑप्शन 2 के साथ,
डी का ऑप्शन 2 केवल ए ऑप्शन में है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आगे बात करते हैं भद्रबाहु ने रचना की थी कल्पसूत्र की और कात्यायन ने स्मृति की। यहाँ पर राइट ऑप्शन है यहाँ ऑप्शन ए। फिर से सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है और सूची 1 में ग्रंथ हैं और सूची 2 में उनके द्वारा राइटर्स के द्वारा लिखे गए हैं, वो राइटर्स हैं, हमने उनको मिलाना है। देखिए, गीत गोविंद की रचना की थी जयदेव ने। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। यदि आपको इसका पता है गीत गोविंद की रचना किसने की थी, जयदेव ने। ए का ऑप्शन 4 के साथ, ए का ऑप्शन 4 केवल और केवल यहाँ पर ऑप्शन बी में है। हम बी से सीधा टिक करके अपना समय बचा सकते हैं और अपना क्वेश्चंस भी सही करके जाएंगे। ठीक है, और आगे मिलाते हैं। परिशिष्ट पर्वन इसकी रचना की थी हेमचंद्र ने। कथा सरित सागर की रचना की थी सोमदेव ने और विक्रमादेव चरित की रचनाकार हैं विल्हण। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 1 में यात्री हैं और सूची 2 में शासक दे रखे हैं। ठीक है, हमने ये बताना कि भारत दर्शन के लिए आए इन यात्रियों का समय कौन कौन से शासक उस समय शासन कर रहे थे। ठीक है, ऑप्शन ए है इब्न बतूता, ऑप्शन बी सर थॉमस रो, ऑप्शन सी पीटर मुंडी, ऑप्शन डी बर्नियर। देखिए, हमने यहाँ पर इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में नहीं लगाना, हम सीधा मिलाना है कि कौन कौन से शासक के समय में ये वाले जो यात्री हैं ये आए थे। देखिए, जो इब्न बतूता थे वो आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है, और सर थॉमस रो आते हैं जहांगीर के समयकाल में, और पीटर मुंडी शाहजहाँ के समयकाल में पीटर मुंडी आते हैं, और बर्नियर जैसे मैंने पीछे भी आपको क्वेश्चन में बताया था औरंगजेब के समय में आते हैं। राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। देखिए, क्वेश्चन को समझना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप क्वेश्चन को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 के साथ हमने मिलाना है यहाँ पर, और सूची 1 में जो दे रखी हैं ये उपाधि हैं, और सूची 2 में जो शासक हैं उन्होंने कौन कौन सी उपाधि कब कब धारण की थी ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जहरुद्दीन, जलालुद्दीन, नूरुद्दीन, आलमगीर, ये उपाधियाँ किन किन राजाओं की थी, किन किन शासकों की ये उपाधियाँ थी। देखिए, जो इम्पॉर्टेंट है वो और आसान है इसमें, जो औरंगजेब थे उनकी उपाधि थी आलमगीर, उनको आलमगीर भी कहा जाता था। ठीक है, डी का यहाँ पर 3 ऑप्शन होना चाहिए, डी का 3 यहाँ पर 2 में है। ठीक है, ए और डी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं कौन कौन सी उपाधि किस किस शासक की थी। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, बाबर ने जहरुद्दीन की उपाधि ले रखी थी, और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की इसने उपाधि ले रखी थी। अकबर ने, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भी इसे कहा जाता था, और नूरुद्दीन की उपाधि थी जहांगीर की। यहाँ पर यदि हम सही ऑप्शन को ढूंढें तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए का 2, बी का 1, बी का 1। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करिए, नीचे दी कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में जो टी.बी. मैकॉले हैं, जॉन शोर, एलिजा एम्पे, ए.ओ. ह्यूम, और इन्होंने कौन कौन से काम किए थे हमने ये देखना है। सूची 2 में दे रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है, लेकिन यदि आपको इसका आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करिए और आंसर अटैम्प्ट करिए। ठीक है, टी.बी. मैकॉले ने क्या किया था आपको पता होना चाहिए। टी.बी. मैकॉले ने शिक्षा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट काम किए थे। सीधा हम 3 के साथ मिलाते हैं। ठीक है, उसके बाद जॉन शोर ने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था, और एल्जा एम्पे उच्चतम न्यायालय से संबंध रखती हैं, और ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, और इसका यदि हम आंसर देखें तो राइट ऑप्शन बनेगा ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है। ठीक है, सूची 1 में लेखक हैं और सूची 2 में उनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं, हमने इनको फिर से मिलाना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और आंसर सोचिए। आर.सी. दत्त ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? उन्होंने लिखा था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है,
इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आर जे मूर ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? द क्राइसिस ऑफ इंडियन यूनिटी, ठीक है, ये वाला ग्रंथ इन्होंने लिखा था। और AR देसाई के द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है। और HA ब्रमफील्ड ने लिखा था लीड कॉन्फ्लिक्ट इन ए प्लूरल सोसाइटी। ऑप्शन 2 के साथ मिल जाएगा यहाँ पर। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें मिलाना है। आंदोलन है और कौन कौन से एरियाज़ में वो आंदोलन किए गए थे। प्रति सरकार, चासी मूलिया राज, उलगलान, ताम्रलिप्त जातीय सरकार, कौन कौन से एरियाज़ में इन्होंने ये आंदोलन कौन कौन से एरियाज़ में हुए थे, हमने वो एरियाज़ को मिलाना है, ठीक है। और प्रति सरकार जो भू क्षेत्र था इसका, प्रति सरकार का, ये था महाराष्ट्र में, ठीक है। और चासी मूलिया राज का जो एरिया था वो था उड़ीसा। और उलगुलान था बिहार में। और ताम्रलिप्त जातीय सरकार ये बंगाल का आंदोलन था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। फिर से इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमने मिलाना है। सूची 1 में नेतागण हैं, उनके संगठन हैं, ठीक है। और ऑप्शन ए है CR दास, ठीक है। CR दास स्वराज पार्टी से संबंध रखते थे। सीधा मिलाते जाइए आप मेरे साथ, देखना आपका आंसर कैसा सही होता है या गलत होता है। और उसके बाद आते हैं SN बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, ठीक है। इनका जो गठन था SN बनर्जी का ये था। और AK फजलुल हक ये कृषक प्रजा पार्टी के साथ संबंध रखते थे, ठीक है। और JK गोखले ये पूना सार्वजनिक सभा के साथ संबंध रखते थे। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन डी, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। पैराग्राफ को हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे और आपको इनके प्रश्नों के आंसर्स भी देने होंगे। हेगल के दर्शन ने ईसाई विद्वानों तथा धर्मनिरपेक्ष दार्शनिकों के बीच की खाई को पाट दिया। उदार ईसाइयों को संतुष्ट करने के लिए उसने ईश्वर तत्व का पर्याप्त रूप से समावेश किया तथा साथ ही तर्क पर भी बल दिया, जिससे बुद्धिवादी संतुष्ट हुए। इस प्रक्रिया में उसने नए प्रतिमानों की स्थापना की, जिससे विद्युत समुदाय गहन रूप से प्रभावित हुआ। उसके मैक्रो ऐतिहासिक उपगम ने ऐतिहासिक अध्ययनों के दायरे को विस्तृत किया। इन अध्ययनों जो अब तक राजनीतिक इतिहास तथा जीवन चरित्रात्मक कृतियों तक सीमित थे को विस्तारित करने के फायदों को इस उपगम ने सुदृढ़ स्पष्ट किया। कार्ल मार्क्स नई पीढ़ी के इतिहासकारों ने सामाजिक इतिहास में नवीन संभावनाओं को उत्सुकतापूर्वक स्वीकार किया। पृथक इतिहासों को सर्व परिवृत्त विश्व इतिहास के साथ जोड़ने का प्रयास किए गए। हेगल के द्वारा इतिहास के 4 महायुगों में विभाजन, ओरिएंटल, ग्रीक, रोमन तथा जर्मन से अनेक इतिहासकारों ने यह विश्वासपूर्वक स्वीकार किया कि विभिन्न संस्कृतियां एवं युग मूलतः असमान थे तथा उनका मूल्यांकन उनके अपने संदर्भ तथा संबंधित युग की विशिष्ट आवश्यकताओं को स्वीकार करके करना चाहिए। हेगल के इस बात पर बल बहुगा वास्तविक परियोजना तथा प्रदर्शित परियोजनाओं में विभिन्नता होती है ने स्रोत सामग्रियों के अधिक आलोचनात्मक मूल्यांकन की ओर प्रवृत्त किया। संगतता के लिए कार्य परियोजना तथा अप्रत्यक्ष प्रभावों का अधिक से अधिक सूक्ष्म प्रशिक्षण किया जाने लगा तथा आरंभिक संबंध अधिक से अधिक महत्वपूर्ण बनते गए। और द्वंद्वात्मक मॉडल एक तात्कालिक प्रभाव कम था, परंतु बाद में पीढ़ियों में अनेक ऐतिहासिक मीमांसाओं में ये आधारित सिद्धांत बन गया। ठीक है, यहाँ पर हमने पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ा है और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं अब हम उनको अटैम्प्ट करते चले गए। ठीक है, हेगल ने किस प्रकार ईसाई विद्वानों तथा धर्मनिरपेक्ष दार्शनिकों के मध्य खाई को पाटा। ठीक है, आपने ये बताना है कि हेगल ने किस प्रकार ईसाई विद्वानों और धर्मनिरपेक्ष दार्शनिकों के मध्य खाई को पाटा। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी, उदार ईसाइयों को संतुष्ट करने के लिए ईश्वर तत्व का पर्याप्त रूप से समावेश तथा तर्क पर जोर दिया, जिससे बुद्धिजीवियों को प्रभावित किया जा सके। पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे, राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी।
हेगल के समय में किन दो अध्ययनों पर इतिहास लेखन सीमित था तथा उनसे वह संतुष्ट नहीं था। आपने हेगल को पढ़ा है पैराग्राफ में। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी, राजनीतिक और आत्मकथा कृतियों तक सीमित था। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। निम्नांकित में से किस एक विषय पर हेगल ने इतिहास लेखन पर जोर दिया? आर्थिक इतिहास, धार्मिक इतिहास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी इतिहास, या फिर ऑप्शन डी सामाजिक इतिहास। पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे तो इतिहास लेखन के बारे में जो हेगल जोर देते हैं वो देते हैं सामाजिक इतिहास के बारे में लिखने के। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी। हेगल के शब्दों में बहुधा वास्तविक तथा प्रदर्शित प्रयोजन से भिन्नता है, किंतु इसको समझने के लिए आवश्यक है। इसका सही आंसर है, पैराग्राफ को यदि ध्यान से पढ़ते हैं तो स्रोत सामग्रियों का अधिक आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। ठीक है, राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थे टोटल 50 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपने मेरे साथ इन सारे प्रश्नों को अटैम्प्ट भी किया होगा और आपके जितने सही हुए हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से अपना स्कोर मेंशन करिएगा। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। जो भी आपको सेक्शन में आपको प्रॉब्लम लगती है, आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में उस सेक्शन को मेंशन करिए। मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा ताकि आपके उन कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सके, आपके उन क्वेश्चंस को क्लियर किया जा सके जो आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम देते हैं। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार वीडियो को पूरा देखिए, उम्मीद है कि आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। ठीक है, कोरोना का बहुत जोर है तो मैं चाहूँगा कि आप अपने आप को सेफ़ रखिए, अपने परिवार को सेफ़ रखिए और गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए जितने भी दिशा निर्देश हैं उनका पालन कीजिए और अपनी सेहत का ख़ास तौर पर ध्यान रखिए। एग्ज़ाम कभी भी अनाउंस हो सकता है, इसके लिए आपको अपने आप को तैयार रखना है। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस एंड वंडरफुल डे।